ऑल राइट, सो चलिए सेक्शन में समझते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी क्या होता है एंड इसी के साथ साथ नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप एंड एसीएल नेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तो आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है। शुरुआत करते हैं, वीपीसी होता क्या है। आप प्राइवेट आइसोलेटेड नेटवर्क विद इन द AWS क्लाउड। जब आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते हो, उसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी बोलते हैं, सिंपल। एंड यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि AWS मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट ये जो वीपीसी का कॉन्सेप्ट है वो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये अदर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जैसे एज्योर हो गया, शायद इसमें नाम अलग होगा, जैसे कि एज्योर में वर्चुअल नेटवर्क होता है वीनेट, ओके। सो नाम शायद डिफरेंट होगा बट ये कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं और ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आता है कि भाई वीपीसी क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क, बट इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है, क्यों बनाते हैं हम लोग। तो सिंपल सा आंसर है टू सिक्योरली आइसोलेट एंड कंट्रोल नेटवर्क एनवायरनमेंट, ओके। हमारा जब खुद का नेटवर्क होगा तो पहला हमारे पास एडवांटेज होगा कि हमारा ज़्यादा कंट्रोल होगा उस नेटवर्क पे, राइट, क्योंकि हम प्राइवेटली खुद मैनेज कर रहे हैं। तो ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा अच्छे से मैनेज और कस्टमाइज हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, हम जो डिफ़ॉल्ट जो उनका नेटवर्क होता है ना, उससे आइसोलेट हो जाएंगे। देखो क्या होता है, जैसे कि AWS की बात करें, ये AWS का कंसोल है। अभी नॉर्मली क्या है, मल्टीपल यूज़र्स AWS की सर्विसेज यूज़ करते हैं। सो जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे 10 यूज़र्स हैं और 10 यूज़र्स EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, वो सारे यूज़र्स जो हैं वो एक शेयर्ड नेटवर्क यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक यहाँ पे मेरे जो रीजन है स्टॉकहोम, यहाँ पे एक VPC ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। सो ये हो गया शेयर्ड नेटवर्क। लेकिन जब हम प्राइवेटली बनाते हैं सो ये शेयर्ड नेटवर्क से आइसोलेट हो जाता है, सो दैट हम जो भी रिसोर्स बनाते हैं अपने नेटवर्क में, सो उसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी हमको मिल जाती है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हुआ VPC का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए स्पेशली हम पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म को थोड़ा कवर कर रहे हैं। एक छोटा सा यूज केस लाया हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरी वेबसाइट है, रेडी टू पब्लिश है, वेबसाइट बन गई है और मैं डिसाइड करता हूँ कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पर मुझे पब्लिश करना है, ठीक है। सो मैं AWS को मतलब मैं चूज़ करता हूँ कि AWS को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब AWS तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करता है, ठीक है। तो किस पार्ट में, वर्ल्ड के किस पार्ट में मुझे उसको डिप्लॉय करना है। सो मेरे पास एक आइडिया है कि ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ वो इंडियन यूज़र्स के लिए, मतलब जो मेरे टारगेट यूज़र्स है वो इंडियंस है, ओके। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अमेजोन ने ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेशन है उसको डिवाइड कर दिया है US, एशिया, यूरोप में। अब मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट को मुझे इंडियन यूज़र्स के लिए टारगेट करना है, तो मैं एशिया मैंने पिक कर लिया। अब एशिया भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया एशिया को नॉर्थ, ईस्ट, साउथ में। एंड ये जो अलग अलग पार्ट है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इसमें जो AWS कंपनी होती है तो अलग अलग जो सिटीज़ हैं वो पिक कर लेती हैं, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे अपने डेटा सेंटर्स को उन लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि लाइक दिस। जैसे नॉर्थ में इन्होंने सिंगापुर चूज़ कर लिया, ईस्ट में मुंबई एंड हैदराबाद चूज़ कर लिया, एंड काइंड ऑफ, ओके। सो नाउ यहाँ से आपको एक आइडिया आ गया कि आप किस तरह से ये चीज़ें चूज़ करते हो। सो हमारी वेबसाइट क्या है, इंडियन यूज़र्स के लिए, ठीक है, टारगेट है। सो या तो मैं मुंबई या तो हैदराबाद में चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं मुंबई रीजन को पिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ पिक करी अपने वेबसाइट के लिए एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जो कि रीजन। रीजन इज़ लाइक अ सिटी और अ प्लेस जहाँ पे इनका डेटा सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुंबई इज़ अ रीजन। अब आगे आते हैं कि जैसे कि मुंबई रीजन है जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर्स हैं। सो ये किसी एक जगह नहीं होते, मल्टीपल जगह होते हैं। जैसे कि मुंबई में एक जगह, मतलब 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह भी हो सकते हैं। इसका रीज़न यही है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए, ओके। क्योंकि अगर सिर्फ एक जगह है और आपने यहीं पे वेबसाइट डिप्लॉय करी है, लेट्स से पावर फेलियर हो गया, फायर का कुछ इशू हो गया, सो आपकी वेबसाइट तो पूरी डाउन और डेटा भी आपका गया। सो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स इन लोग अलग अलग जगहों पर रखते हैं, जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, या तो एजीज भी बोलते हैं, एजीज, अवेलेबिलिटी जोन, ओके। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई, रीजन क्या होता है और अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप से ही डिनोट होते हैं, ये ABC, ओके। सो
जैसे कि मुंबई है तो मुंबई का एक रीजन होगा टोटल, एंड उसके बाद ए बी सी इस तरह से एजीस होते हैं। जैसे कि मैं कंसोल पे भी जाके दिखा देता हूँ, ये मेरा क्या बोलते हैं, ये रीजन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आप इस तरह से देखोगे ना, सो आपको यहाँ पे इसी दिखेगा। जैसे कि एशिया में अगर आप देखोगे, सो ये देखो ये मुंबई है, तो मुंबई में ए पी साउथ वन, एंड फिर वन के बाद 1A 1B 1C, मतलब ये अलग अलग जो इनके एजीज होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाउ इट इज़ वर्क। तो सपोज करो कि देखो हमने मुंबई रीजन को पिक कर लिया, मुंबई रीजन ये ब्लैक में आप देख रहे हो, और इसके अंदर हम लोग ने माई वीपीसी नाम का एक वीपीसी क्रिएट कर दिया। ओके, हम लोग का एक रीजन के अंदर हम लोग ने एक वीपीसी बना तो दिया, लेकिन वीपीसी बनाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाते हैं और समझाता हूँ। तो जब हम वीपीसी बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, एक CIDR ब्लॉक ऑफ IP एड्रेसेस। ठीक है, सो नेटवर्क मतलब क्या होता है, सेट ऑफ IP एड्रेसेस ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये प्राइवेट नेटवर्क हम बनाते हैं, उसको हम लोग एक सेट ऑफ IPs असाइन कर देते हैं, सो दैट हम उसको अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकें फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना ही मतलब होता है वीपीसी का। CIDR ब्लॉक का क्या मतलब होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एक मेथड होता है जिस जो यूज़ करते हैं हम लोग एलोकेटिंग द IP एड्रेसेस। तो हम लोग वीपीसी बना रहे हैं, हम लोग ने एक नाम दे दिया और बोला कि भाई हमें इस रेंज की IPs मुझे चाहिए जो कि मैं फर्दर यूज़ करूँगा अपने नेटवर्क में। वेरी सिंपल। और जो CIDR ब्लॉक का जो एक फॉर्मेटिंग होती है ना, इस टाइप से होती है, जैसे कि एक ये सिंपल है 10.0.0.0/16। ओके, सो ये क्या होता है CIDR ब्लॉक, इसको अच्छे से और समझना है ना, तो आप सिंपल एक मैं आपको साइट बताता हूँ, CIDR.xyz एक साइट है, एंड इंटरैक्टिव IP एड्रेस CIDR रेंज विजुअलाइजर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेम मैंने यही फॉर्मेट यूज़ किया है। ठीक है, 10.0.0.0/16। इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे सब दिखेगा। अब ये जो आप नंबर्स देखते हो ना, ये स्टार्टिंग के, वो हर नंबर एक 8 बिट का एक नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल यहाँ पे 32 बिट होता है, जो कि IP वर्जन 4 का एक फॉर्मेट है। ओके, एंड चलो अब /16 का मतलब क्या होता है, आप इससे एक चीज़ मतलब ये वेबसाइट से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि देखोगे कि टोटल जब आप /16 करते हो, सो आपको 65,000 से ज़्यादा IPs असाइन हो जाती है। सिंपल। सो जब हम लेट से हम वीपीसी बना रहे हैं और मैंने ये CIDR ब्लॉक दे दिया, ठीक है, सो जब हमारा वीपीसी बनेगा उसमें हमारे पास 65,000 IPs होंगी जो हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल। और आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल IP देखो ये हो गई और लास्ट यूजेबल IP ये हो गई। ओके, सो आप इससे समझ सकते हो। चलिए, अगर आपको नहीं हो पा रहा रिलेट तो मैं बताता हूँ। जैसे मैं क्रिएट वीपीसी करता हूँ, वीपीसी ओनली, ठीक है, मतलब ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो, आपको सिर्फ वो एक चीज़ पूछेगा, नेम टैग, मतलब आप नाम दे दो, माई वीपीसी आप दे सकते हो। इसके बाद देखोगे IPv4 वर्जन 4 जो कि 32 बिट होता है, एंड इसमें इट इज़ आस्किंग फॉर द CIDR ब्लॉक कि मतलब आपको कितनी IP की रेंज प्रोवाइड करनी है। और इसने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 28, आप इस रेंज में बता सकते हो। ठीक है, लेट्स से अब मैं CIDR ब्लॉक जाता हूँ, मैक्सिमम कितना था हमारा 28, तो मैं यहाँ पे 28 करता हूँ। सो आप देखोगे 28 अगर करता हूँ तो मैं 16 IPs मिलती है। तो सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमारा VPC बन रहा है इसके अंदर हमारे पास 16 IPs अवेलेबल होगी यूज़ करने के लिए। सो इतना ही एक आइडिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबनेट्स की। ठीक है, सो ये हम थोड़ा सा एक और ऐड ऑन कर रहे हैं। सबनेट्स क्या होता है, आ सबनेट इज अ स्मॉलर सेगमेंटेड पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क। ठीक है, अभी लेट्स से कि हमारा देखो यहाँ पे VPC बन गया था और उसके अंदर कुछ IPs थी। ओके, चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं मतलब एग्जांपल ही ले रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा VPC है जिसमें मैंने 100 IPs हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। सबनेट क्या होता है, स्मॉलर सेगमेंटेड पार्ट, मतलब मैंने उसको एक छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पब्लिक सबनेट एक छोटा पार्ट जिसमें मैंने 50 IPs दे दी, और एक और मैंने सबनेट बना दिया प्राइवेट सबनेट, यहाँ पे पब्लिक लिखा है, प्राइवेट है ये, है ना, तो प्राइवेट सबनेट और उसमें 50 IPs। ठीक है, तो मैंने
ये जो भी अवेलेबल आईपीज थी उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझें तो हमारा कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा एट द एंड। पहले तो आया रीजन, लेट से हमारा मुंबई, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने वीपीसी बनाया। वीपीसी में देखोगे ये रेंज दे दिया है मैंने /16। इसका मतलब क्या हुआ, 65,000 हमारे पास आईपीज हैं, राइट। उसके अंदर हम लोग ने देखो ये छोटे छोटे 2 सबनेट्स बना दिए, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। एंड बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो आप रिसोर्स बनाते हो, ठीक है, क्योंकि देखो नेटवर्क हम क्यों बना रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर हम कोई रिसोर्स बनाएंगे, राइट। तो जो रिसोर्स हम बनाते हैं जैसे कि EC2 इंस्टेंस, तो वो EC2 इंस्टेंस सबनेट के अंदर बनता है। VPC को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, है ना। आपका जो रिसोर्स बनेगा वो सबनेट के अंदर बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। देखो ये सबनेट है और सबनेट के अंदर इंस्टेंसेस है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो। अब देखोगे कि जैसे कि हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, आपको एक IP असाइन होती है ना, राइट। सो जैसे कि मान लो ये आपका सबनेट है, पब्लिक सबनेट, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस बनाओगे लेट से EC2 इंस्टेंस, तो आपको ये जो रेंज आप प्रोवाइड कर रहे हो ना सबनेट्स की, वही रेंज की IP असाइन होगी। आप इसको ट्राई करके देख भी सकते हो, ठीक है। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे होगे कि अलग अलग सबनेट्स की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको वो भी एक आइडिया दे देता हूँ सो दैट आप विजुलाइज कर पाओ अच्छे से। यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिर्फ 2 ही कैटेगरी यूज़ करी है, पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। बाकी और मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो, ये नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट मतलब क्या है, देखो कई बार जैसे कि EC2 इंस्टेंसेज हैं, राइट। कुछ EC2 इंस्टेंस है जिस पे आप फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर रहे हो जो इंटरनेट से एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। कुछ आपके पास एप्लीकेशंस होगी जैसे कि डेटाबेस, राइट। सो डेटाबेस वैसे ऑफ कोर्स क्रिटिकल भी होता है थोड़ा सा कि एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसको आप इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं करना चाहोगे, ज़रूरत ही नहीं है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, राइट। सो अलग अलग पर्पस हो गए ना। कुछ एप्लीकेशंस को आप चाहते ही नहीं हो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, तो बेटर है कि हम आईपीज डिवाइड कर दें कि कुछ आईपीज हम प्राइवेट रखें, कुछ आईपीज हम पब्लिक रखें, ठीक है। और जो भी हमें इंस्टेंस की ज़रूरत हो, जो कि यूज़ हो, हम उस सबनेट के अंदर बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जैसे कि प्राइवेट सबनेट है, ओके। सो इसके अंदर हम लोग डेटाबेस वाला इंस्टेंस बना देंगे, और पब्लिक सबनेट है, इसमें हम लोग फ्रंट एंड वाला, ठीक है, इंस्टेंस बना देंगे। तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा मैं और एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे कि देखो रीजन था मुंबई, एंड मुंबई रीजन में अलग अलग जोन्स थे, एजीज, आपको याद होगा ABC, ठीक है। सो जो सबनेट हमारा जो बनता है वो अवेलेबिलिटी जोन में बनता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन मतलब क्या है, देखो एक रियल फिजिकल सर्वर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो जो आपके रिसोर्स हैं वो फिजिकल सर्वर पे ही बनेंगे। सो एक्चुअल में जो आपका जो सबनेट है वो अवेलेबिलिटी जोन पे बनता है, ओके। इसमें भी मल्टीपल केसेस हैं, जैसे कि एक अवेलेबिलिटी जोन पे आप मल्टीपल सबनेट बना सकते हो, ठीक है, या तो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन पे अलग अलग सबनेट बना सकते हो। ये डिसीजन टोटली आपका है, ओके। चलिए मैं इसका ये भी दिखा देता हूँ, एंड ऑल्सो एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि जब हम सबनेट बनाते हैं, क्योंकि जैसे VPC बनाते थे तो हम लोग एक CIDR रेंज प्रोवाइड करते थे, बट जब हम सबनेट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सो सबनेट के टाइम में भी हम लोग रेंज ऑफ आईपीज बताते हैं। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल लिया था ना, 100 आईपी से तो 50-50 में डिवाइड कर दिया। सो आप रेंज बताते हो, और वो रेंज VPC के रेंज के अंडर होनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार विजुलाइज करा देता हूँ। ये क्रिएट VPC है ना, VPC एंड मोर वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो इसमें ये VPC के साथ साथ सबनेट्स भी ऐड कर देगा, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा VPC का पार्ट। ये देखो ये रेंज हो गई 16 वाला, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये CIDR ब्लॉक हम लोग ने प्रोवाइड किया। अब नीचे आ जाते हैं। अब एक चीज़ देखोगे, एजीज, यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना अवेलेबिलिटी जोन एजीज, राइट। कितने जोन्स में आपको ये सबनेट्स बनाने हैं, यहाँ पे 2 यूज़ किए। यहाँ पे 1 भी आप कर सकते हो, 2 यूज़ कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, जैसे कि देखो 2, 3, ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्टॉकहोम, सो अभी स्टॉकहोम अगर आप देखोगे EU North 1, ये मेरा स्टॉकहोम का रीजन है,
और जो अवेलेबिलिटी जोन है ये देखोगे नॉर्थ 1A 1B 1C, जो हम लोग ने अपने एग्जाम्पल में देखा था ABC, तो अलग अलग जोन है। ठीक है, अब आप सब रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ओके, नाउ इट इज़ आस्किंग नंबर ऑफ द सबनेट, कि कितने सबनेट्स बनाना है। ओके, एक्चुअली इट इज़ आस्किंग फॉर नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट, कि पब्लिक सबनेट कितने रखना है, प्राइवेट सबनेट कितने रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद ठीक है, सो मैं लेट्स से यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 1 कर देता हूँ। ठीक है, चलो दो कर लेते हैं, इट्स फाइन। यहाँ पे जो सबनेट का सेक्शन है, अगर सबनेट के सेक्शन में कस्टमाइज पे मैं आता हूँ, नीचे करता हूँ इसको, आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल 4 सबनेट बन रहे हैं। मतलब 2 सबनेट एक जोन पे, 2 सबनेट दूसरे जोन पे। और जो हम लोग ने डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करी है, रेंज देखोगे 10.0.0.0/20। अब ये जो ब्लॉक आपको कभी भी समझना हो, CIDR ब्लॉक पे जाना, जैसे कि हम लोग इसमें 20 दे रहे हैं, अब देखोगे 4096 यहाँ पे IPs हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, VPC हम लोग ने बनाया था, देखोगे 65,000 IPs का। ठीक है, 65,000 टोटल IPs थी, उसके अंडर हम लोग ने छोटे छोटे 4 सबनेट बना दिए। चारों सबनेट को हम लोग ने 4,000 यहाँ पे IPs दे दी, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारी बची है। सो इस तरह से वर्क करता है। एंड ऑल्सो जब आप ये बना रहे होते हैं ना, सो आपको एक अच्छा सा प्रीव्यू मिलता है जो कि आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि देखो VPC बनाया, VPC के अंदर आप देखोगे 4 सबनेट बने हुए हैं, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन 1A एंड 1B पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सबनेट है, जैसे कि यहाँ पे जो पब्लिक सबनेट होते हैं ग्रीन में दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाले हैं वो एक राउटिंग टेबल से कनेक्टेड हैं। ये देखोगे प्रोजेक्ट RTB पब्लिक, ये पब्लिक राउटिंग टेबल है, और ये राउटिंग टेबल जाता है इंटरनेट गेटवे पे, क्योंकि ये पब्लिक है तो ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होने चाहिए, तो इंटरनेट गेटवे पे ये कनेक्टेड है। सो आप इससे भी देख सकते हो कि आपका ये फ्लो पूरा जो नेटवर्क का है वो कैसे काम करेगा। चलिए, इतना तो हम लोग ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं राउटिंग टेबल। ठीक है, तो अभी इस फ्लो से तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि ये राउटिंग टेबल, ये देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। राउट टेबल क्या होता है? राउट टेबल इज अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड राउट्स। देखिए, हम लोग ने एक अपना नेटवर्क बना दिया, उसको सबनेट्स बना दिए। ओके, एंड सो ऑन। बट ये जो हमारा नेटवर्क है, इसके अंदर अलग अलग सबनेट्स हैं, अलग अलग सबनेट्स से अलग अलग डेटा फ्लो हो रहा है। अब वो डेटा को आपको कहाँ डाइवर्ट करना है, कहाँ फॉरवर्ड करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है राउटिंग टेबल, राइट, जो मदद करता है आपके जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक फ्लो हो रहा है ना आपके नेटवर्क में, उसको एक सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करने के लिए। सिंपल। एंड राउटिंग टेबल में सिंपल होते हैं राउट्स, जिसको सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं, और रूल्स में हम लोग बताते हैं कि भाई जो डेटा आएगा, लेट्स से इस सबनेट से अगर डेटा आ रहा है तो उसको कहाँ फॉरवर्ड करना है। वेरी सिंपल। राउट टेबल एसोसिएट होता है सबनेट के साथ। ठीक है, ओके, VPC के अंदर सबनेट, और राउट टेबल जो है वो सबनेट के साथ काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और ये हम लोग ने प्रीव्यू में भी देखा था। VPC के अंदर सबनेट, और ये जो राउटिंग टेबल है वो एक सबनेट के साथ काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि अगर यहाँ से इस वाले सबनेट से अगर डेटा आता है तो आपको इस राउटिंग टेबल पे, मतलब मैंने एसोसिएट किया है, इस राउटिंग टेबल में एक रूल होता है कि भाई देखो, अगर यहाँ से डेटा आएगा तो उसको फॉरवर्ड कर दो इंटरनेट गेटवे पे। ओके, लेकिन अगर ये प्राइवेट वाले नेटवर्क सबनेट से अगर डेटा आता है तो उसको कहाँ फॉरवर्ड कर दो? ये दूसरे पे। ठीक है, ये VPC एंड पॉइंट। सो राउटिंग टेबल का सिंपल सा एक यूज़ होता है एक्चुअली, कि कहाँ फॉरवर्ड करना है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे VPC पे जाता हूँ। ये देखो, एक डिफ़ॉल्ट VPC ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि बिना नेटवर्क के तो ठीक है रिसोर्सेज चलेंगे नहीं। सो एक डिफ़ॉल्ट VPC बना हुआ आता है जो कि प्रोवाइडेड बाय AWS, मैनेज्ड बाय AWS होता है। जब आप VPC क्रिएट करते हो, राइट, सो आपको देखोगे एक मेन राउट टेबल ऑलरेडी बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं इस राउटिंग टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो राउट टेबल बना हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ, आप देखोगे राउट्स मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, कि भाई क्या करना है, सबनेट एसोसिएशन। ओके, एंड चलिए, ये तो मेन राउट्स है। सो ये सब
इस पे वो रहेगा। अब इस पे आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे 0.0.0.0 ये एक रूल यहाँ पे प्रोवाइड है। मतलब क्या है कि इस VPC में जितनी भी सबनेट्स हैं, जितना भी डेटा है, वो सब इंटरनेट गेटवे पे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल है तो वो तो सब पब्लिक रख रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अगर आप खुद का नेटवर्क है तो काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल में प्राइवेट रखोगे। ओके, वेरी सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राउटिंग टेबल हम लोग समझ गए क्या करना है। अब बात करते हैं इंटरनेट गेटवे की, ठीक है। आपने अपना VPC बनाया, सबनेट्स बना लिया, उसमें रिसोर्स कर दिया। सो आपका रिसोर्स जो है ईजी टू इंस्टेंस वो इंटरनेट से एक्सेसिबल कैसे होगा, उसके लिए कोई तो एक तरीका होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे कैसे काम करता है इस डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये रीजन था VPC, सबनेट एंड रिसोर्सेज। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे बनाते हैं इस तरह से और उसको VPC में अटैच कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो इंटरनेट गेटवे है इट इज़ एक्सेसिबल और कनेक्टेड टू द आउटर वर्ल्ड, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, एक्सेसिबल होता है, ओके। एंड लेट्स से कि आपको इस सबनेट के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको पब्लिक करना है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इस सबनेट को राउटिंग टेबल की राउट्स या तो रूल्स को यूज़ करके आप इंटरनेट गेटवे पे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। गेटवे मतलब एक गेट बन रहा है जहाँ पे द्वार खुल जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी का दैट्स इट, इतना ही ऐसा काम करता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, नेटवर्क फायरवॉल रूल्स होते हैं दैट कंट्रोल्स द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक ऑफ इंस्टेंसेस, ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ, देखो सबनेट के अंदर जब हम इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे कि EC टू इंस्टेंस, ठीक है। EC टू इंस्टेंस पे हम लोग को कौन सा डेटा बाहर के लिए या तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है, वो हम कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप से, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट ध्यान देने वाली है। देखो ये फायरवॉल रूल ज़रूर है लेकिन इंस्टेंस स्पेसिफिक हैं। जैसे कि देखो सबनेट के अंदर आप मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो। लेट्स से 2 EC2 इंस्टेंस बनाए, आप दोनों EC2 इंस्टेंस के लिए अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, या तो एक ग्रुप बना के दोनों को शेयर भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो वो किसी एक इंस्टेंस लेवल पे काम करता है। अगर देखो लेफ्ट साइड में आते हैं एंड यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देखो मल्टीपल दिए हुए हैं एंड यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था MySG एंड उसको मैं क्लिक करता हूँ। सो आप देखोगे कि यहाँ देखो इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स, ठीक है। सो जैसे कि मुझे एक EC2 इंस्टेंस बनाना था जिस पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है या तो आपका वेब सर्वर होस्ट है, तो HTTP एक्सेस आपको अलाउ करना पड़ेगा, राइट, इनबाउंड, क्योंकि ब्राउज़र से इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी तो इनबाउंड HTTP रिक्वेस्ट आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे इनबाउंड रूल में मैंने यहाँ पे HTTP इनेबल करके रखा है पोर्ट 80 पे। आप इसी तरह से HTTPS भी आप इनेबल कर सकते हो एंड सो ऑन। सो सिक्योरिटी ग्रुप का ये मतलब है। एंड अगर ये ग्रुप्स में अलाउड नहीं होता है तो EC2 इंस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। आप EC2 इंस्टेंस को आप एक्सेस कर लोगे लेकिन उसके अंदर कोई सर्विस चल रही है वहाँ तक बाहर से कोई पहुँच नहीं पाएगा। दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ये बात हो गई सिक्योरिटी ग्रुप्स की। एंड इसके अलावा जो इंटरनेट गेटवे अभी हम लोग ने देखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा एक इंटरनेट गेटवे बना हुआ है यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो इसमें आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिखेगी। जो इंटरनेट गेटवे बना, ठीक है, ये सिर्फ एक VPC से अटैच होता है, एक VPC से अटैच कि किस VPC के साथ इसको काम करना, दैट्स इट। ये बहुत सिंप्लीफाइड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स हम लोग ने देख लिया, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो कि है नेटवर्क ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिक्योरिटी ग्रुप में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, इट वर्क्स ऑन द सबनेट लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे एक्ट एज अ फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ वन और मोर सबनेट, ओके। एंड इसमें एक और एडिशनल चीज होती है अलाउ और डिनाई रूल, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको सिर्फ इनबाउंड एंड आउटबाउंड होता है, मतलब
आप कुछ अलाउ ही कर सकते हो कि भाई अलाउ, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ अलाउ कर सकते हो। ACL में आप अलाउ एंड डिनाई दोनों कर सकते हो। चलिए मैं इसको एक डायग्राम से बता देता हूँ। देखो सिक्योरिटी ग्रुप फिर से ये जो इंस्टेंस बना है सबनेट के अंदर उस एक इंस्टेंस पे काम करता है। ACL ये पूरे सबनेट पे काम करता है। तो मान लो मैंने ये पूरे सबनेट पे ACL को एक अप्लाई कर दिया, इसके अंदर अगर आप 10 इंस्टेंस 20 इंस्टेंस बनाते हो तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क ACL यहाँ पे दिखाई दे देगा और यहाँ पे एक बना हुआ है और यहाँ पे देखोगे 3 एसोसिएटेड विद 3 सबनेट। सो आप एक दो जो भी सबनेट को एसोसिएट करना चाहते हो कर सकते हो। और इसमें इनबाउंड आउटबाउंड रूल दोनों हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप नीचे देखोगे दो चीज़, इसमें अलाउ या तो डिनाई, ये 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, तो वो आप कैटेगरी या तो रूल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ACL भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं नेट पे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे। इसका मतलब क्या होता है यूज़? It enables the instances in a private subnet to connect to the internet or other AWS services, but prevent the internet from initiating connection to those instances। ठीक है, आपने एक प्राइवेट इंस्टेंस बनाया, ठीक है, प्राइवेट सबनेट बनाया, प्राइवेट इंस्टेंस बनाया, राइट। लेट से आपने उस पर डेटाबेस आपको इस्टेब्लिश करना था, सेटअप करना था, ठीक है। सो डेटाबेस को मतलब इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, बट डेटाबेस को खुद को जैसे अपडेट करना हो, राइट, डेटाबेस का कोई वर्जन अपग्रेड करना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए उसको डाउनलोड करनी पड़ेंगी ना फाइल्स। मतलब क्या है कि इंस्टेंस से बाहर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो वन वे कम्युनिकेशन, उस चीज़ के लिए हम लोग नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसमें अगर फ्लो देखें तो देखो ये हमारा प्राइवेट सबनेट है, लेट से इंस्टेंस है। वो क्या करेगा, वो सिंपल नेट गेटवे के थ्रू, इंटरनेट गेटवे की हेल्प लेके वो सारी चीज़ें आपको मतलब प्रोवाइड कर देगा, चाहे अपडेट्स डाउनलोड करना हो। ये तो एक एग्जांपल हो गया। सो कंसोल पे यहाँ पे नेट गेटवे का एक ऑप्शन है, क्रिएट नेट गेटवे, तो हम कर भी सकते हैं ऑल्दो। सो यहाँ पे जब हम नेट गेटवे करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मांगता है, तो आप देख सकते हो, जैसे कि सिंपल नाम देना है, किस सबनेट को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो, एक सबनेट का एक इंस्टेंस के लिए मुझे नेट यूज़ करना है, सो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से ये नेट यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं VPC पेयरिंग की। हम लोग ने स्टार्टिंग में अपने एग्जाम्पल देखा था कि हम लोग ने जो VPC क्रिएट किया वो एक रीजन में क्रिएट किया, जैसे कि मुंबई रीजन, ओके। जैसे कि मान लो आपको अपनी एप्लीकेशन को एक्सपेंड करना है या तो जियो लोकेशन एक्सेसिबिलिटी इनेबल करना है। मान लो कि आप डिसाइड करते हो कि जो आपकी वेबसाइट है या तो VPC है वो आपको लंदन या तो सिंगापुर, एक दूसरे रीजन में भी सेटअप करना है, ठीक है। 2 अलग अलग रीजन में आपका VPC है, आपके इंस्टेंसेस हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, राइट, आपस में सिंक कैसे रहेंगे, उस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं VPC पेयरिंग। जैसे कि आप देखोगे VPC A, VPC B अलग अलग रीजन, अलग अलग सिटीज़ में है, एंड दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, सिंक करने के लिए हम लोग VPC पेयरिंग का यूज़ करते हैं। एंड इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू राउट ट्रैफिक बिटवीन दैम प्राइवेटली। ऑफ कोर्स ये दोनों प्राइवेट ही हैं, तो दोनों प्राइवेटली ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं VPC एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? allows you to privately connect your VPC to supported AWS services and VPC endpoint services powered by AWS privately। आपका देखो, आपने एक इंस्टेंस बनाया जो कि प्राइवेट है ऑफ कोर्स, बट आप AWS की सर्विसेज, जो दूसरी सर्विसेज है, उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि एक है, आपने एक इंस्टेंस बनाया, आप AWS की S3 जो बकेट है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, उसके साथ काम करना चाहते हो अपनी इंस्टेंस से, तो आप एक VPC एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेगी AWS की जो दूसरी सर्विसेज हैं उसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, ओके। सो एक वैलिड यूज केस है। अब बात करते हैं बैश एंड होस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा एक कुछ अलग लेवल की चीज़ें हैं। अ स्पेशल पर्पस इंस्टेंस दैट प्रोवाइड्स सिक्योर एक्सेस टू योर इंस्टेंसेस इन प्राइवेट सबनेट, ओके। लेट्स से आपने देखो ये जैसे डायग्राम में भी देखोगे, एक प्राइवेट सबनेट बनाया, उसमें एक इंस्टेंस बना दिया, ओके।
ये प्राइवेट है, ओके, सो आप उसको एक्सेस तो कर नहीं पाओगे। आप उसको जैसे कि रिमोटली अगर उसको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे। आप सिंपल एक तरीका है क्या है, बैशन होस्ट बनाना। मतलब एक एक आप क्या करो, एक पब्लिक इंस्टेंस बना दो, ठीक है, जिसकी कनेक्टिविटी आपके प्राइवेट सबनेट से हो। तो ये पब्लिक वाले को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो और उस इंस्टेंस से अपना जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसको एक्सेस कर सकते हो। इट्स लाइक द जंप सर्वर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सेसिंग योर प्राइवेट रिसोर्सेज, सो जिसको हम बोलते हैं बैशन होस्ट, सॉरी। इसके बाद बात करते हैं इलास्टिक आईपी एड्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज केस है। इट प्रोवाइड्स द स्टैटिक आईपी एड्रेस डिजाइन फॉर डायनेमिक क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, जब नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई इंस्टेंस बनाते हो एंड पब्लिक आईपी अगर आपको मिलती भी है तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो अपने इंस्टेंस को, तो जब भी आप रीस्टार्ट करते हो लेट से, तो आपकी एक नई आईपी जनरेट हो जाती है, ओके। बट इमेजिन करो कि आपका जो इंस्टेंस है वो किसी और दूसरे इंस्टेंसेस या तो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, या तो दूसरा डिवाइस इस पर रिलाय है कनेक्टिविटी के लिए। बार बार आईपी चेंज होगी तो वो कनेक्ट कैसे करेगा। आपको एक स्टैटिक आईपी चाहिए तो आप इलास्टिक आईपी एड्रेस का यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं वीपीसी फ्लो लॉग्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी वीपीसी में जो एक्टिविटी हो रही है, राइट, कनेक्टिविटी एंड इनकमिंग आउटगोइंग एंड ऑल, सो कैप्चर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आईपी ट्रैफिक गोइंग। जो भी ट्रैफिक की एक्टिविटी हो रही है उसको लॉग करता है। सो इट्स लाइक द लॉगिंग सर्विस। अब आगे आते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट कनेक्ट की, ओके। तो देखो, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रिलाय होती हैं एंड काम करती हैं, ठीक है। लेट्स से कि बहुत सारा काम मेरा, मतलब जो एक किसी फर्म है उसका क्लाउड बेस्ड पे सब रिलाय है। सो बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी, बहुत टाइम इसमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको रिमोटली उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उस पर काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे, राइट। सो इस केस में क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी तो करनी है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम उसको पब्लिक भी नहीं रख सकते, इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास, डायरेक्ट कनेक्ट। सिंपल, आपको क्या करना है, एक जो डेडिकेटेड नेटवर्क आपके ऑफिस से क्लाउड प्लेटफॉर्म तक रहता है, जो आपको मदद करता है आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, ओके। इस्टेब्लिश है डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम योर परमाइसिस टू AWS। जैसे कि ये लीज लाइन हो गई, या तो ये जो नेटवर्क वेंडर प्रोवाइडर होते हैं ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं to establish a direct connectivity from your office to resources, so that आप उसको easily access करके manage कर सको। एंड लास्ट में देख लेते हैं AWS Client VPN। ये भी सेम पर्पस है बट थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। मैनेज्ड VPN सर्विस, ओके, दैट इनेबल सिक्योर रिमोट एक्सेस की AWS रिसोर्सेज को रिमोटली एक्सेस करना है। सो आप एक जो इनका मैनेज्ड VPN है उसको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप उसको यूटिलाइज करके ये रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, एंड ऑन परमाइसिस नेटवर्क यूजिंग द ओपन VPN बेस्ड क्लाइंट, ओके। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अंडरस्टैंडिंग आई होगी आपको VPC से रिलेटेड। ऑलराइट, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।